नमस्कार फ्रेंड, मैं इस वक्त केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। इस वक्त हमें सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर पहले और यहाँ से हम लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि ये वेरिफिकेशन लाइन है हमारी जो रजिस्ट्रेशन की है और ये लाइन करीब 4 किलोमीटर आगे तक सोनप्रयाग तक जाएगी। अभी मैं सीतापुर जो पार्किंग है उधर ही रहा हूँ और यहाँ से मुझे लाइन मिल गई है सीतापुर से ही, ये चूँकि 4 किलोमीटर सोनप्रयाग तक जाएगी और वहाँ से शटल के लिए लाइन दूसरी लगानी पड़ेगी जो हमें गौरीकुंड तक छोड़ेगी। अभी आप यहाँ आ रहे हैं तो इस परेशानियों से आपको जूझना पड़ेगा क्योंकि अब जो जैम भी है गाड़ियों का 3-3 किलोमीटर पीछे तक है। वहाँ से हम पहले पैदल आए और फिर लाइन में लगे, ज्वाइन किया लाइन को। तो आप आ रहे हैं तो इस परेशानियों का ध्यान रखें। अभी मैं जब आगे पहुँच जाऊँगा सोनप्रयाग फिर आपको ज्वाइन करूँगा, तब तक आप मेरे साथ चलिए। वैसे तो यात्री केदारनाथ यात्रा के लिए अपनी गाड़ी या बस से सोनप्रयाग तक जाते हैं और वहां अपना रजिस्ट्रेशन दिखाकर गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई शटल सेवा मतलब सुमो गाड़ी से 5 किलोमीटर यात्रा कर गौरीकुंड पहुंचते हैं और वहां से अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। परंतु इस वक्त भीड़ होने के कारण गाड़ियां सोनप्रयाग से 3 किलोमीटर दूर सीतापुर में ही रोक दी जा रही हैं और वहीं से सीतापुर से ही रजिस्ट्रेशन वाली 3 किलोमीटर की लाइन शुरू हो जा रही है। सोनप्रयाग रजिस्ट्रेशन पॉइंट तक पहुंचते हुए हमें 3 किलोमीटर में 4 घंटे लग गए। उसके बाद से 1 से 1.5 घंटा हमें गौरीकुंड के लिए मिलने वाली गाड़ी की लाइन में लग गया। अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और तकरीबन समय बताऊं, अभी आप 1:30 बज चुका है, मतलब 8 बजे से लाइन में लगे पड़े हैं। हम लाइन में लगे थे हम वहाँ से आपका सीतापुर से। आप सोचो कि जो आज पौन घंटे में हम जो सीतापुर से मतलब एक समझे सोनप्रयाग से 3 किलोमीटर पीछे सीतापुर पड़ता है, वहाँ से हम पौन घंटे के में गौरीकुंड पहुँचने चाहिए। हमें लाइन में लग के वेरिफिकेशन करा के और गाड़ी की लाइन में लगकर टाइम लग गया ऊपर पहुँचते पहुँचते 2। हमारी यात्रा सुबह 8 बजे से शाम सोनप्रयाग से मान लीजिए सीतापुर से चालू हुआ और 2 बजे हमारी गौरीकुंड पहुँच के यात्रा चालू होगी। इस वक्त सोचिए कितना रश है। पूरा प्रबंध है, मुझे बहुत कमी लगी और आपको देख ही रहे हैं 2:06 में लग गया मुझे 7 किलोमीटर में। अभी यात्रा चालू करेंगे तो फिर ज्वाइन करते हैं। यदि आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं तो आपको एक तरफ का घोड़ा खच्चर 4,000 रुपये, बास्केट 80 kg वजन तक 7,000 रुपये और पालकी अगर आप अर्ली मॉर्निंग लेते हैं तो आना जाना लगभग 15,000 रुपये लगते हैं। बात करें हेलीकॉप्टर की तो उसकी टिकट आपको ऑनलाइन निकालनी पड़ेगी क्योंकि एट द टाइम टिकट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अभी हम आ चुके हैं भीमबली जो कि 6 किलोमीटर दूर है गौरीकुंड से। हमने 1:45 बजे अपनी यात्रा चालू करी थी, अभी बज चुके हैं 4, मतलब 6 किलोमीटर में आने में 2.25 घंटे लग गए। कहा जाता है यहीं से मेन चढ़ाई चालू होती है ऊपर की, जो कि रामबाड़ा, लिचौली, छोटी लिचौली, बड़ी लिचौली के लिए कही जाती है। 9 किलोमीटर का सफ़र हमें यहाँ से अभी करना है केदारनाथ धाम के लिए। तो अभी मैं आपको बता दूँ, यहाँ तक की जो पुल देख रहे हैं ना ये आप, ये भीमबली में पड़ता है मंदाकिनी नदी के ऊपर और यहाँ से हम 9 किलोमीटर है और अभी हम 6 किलोमीटर आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 6 किलोमीटर तो हम बड़ी आराम से आगे, पर असली चढ़ाई अब चढ़नी है। चलो चलते हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार केदारनाथ यात्रा मार्ग में और केदारनाथ में रहने की सुविधाएं बहुत हैं। अगर आप यात्रा मार्ग में थक जाते हैं या फिर आपकी यात्रा गौरीकुंड से लेट शुरू होती है तो आप रास्ते में पड़ने वाले 2 आदमी, 3 आदमी और 4 आदमी तक के टेंट हाउस मिल जाएंगे जहां आपसे 500 रुपये प्रति व्यक्ति लिया जाएगा। यह प्राइवेट टेंट हाउस की सुविधा आपको हर 2 से 2.5 किलोमीटर के यात्रा मार्ग में मिल जाएगी। हमें ना अभी एक जगह रुके हैं क्योंकि बारिश पड़ना तेज हो गई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओले गिर रहे हैं यहाँ पर बारिश में। देख रहे हैं अभी हम रेनकोट पहनने फिर जाएंगे ऊपर। केदारनाथ के पूरे ट्रैक पर आपको कहीं भी खाने पीने की दुकानों की कमी नहीं मिलेगी और हर बड़े पड़ाव पर आपको मेडिकल की सुविधाएं भी मिल जाएंगी।
हम अभी केदारनाथ मंदिर से करीब 4.5 किलोमीटर दूर है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, कई लोग शॉर्टकट्स ले रहे हैं, पर यहाँ पे शॉर्टकट लेना सही नहीं है। और अभी यहाँ पर एकदम मौसम ने पलटी ले ली है। सारे के सारे बादल है, जो चोटियों की पीक है ना, पूरी बादलों से ढक गई है, काले काले घने बादल, और एक नीचे सुंदर नज़ारा। पर ऊपर ही मुझे थोड़ा मंदिर का जो ऊंचाई का दिख रहा है, वहाँ धूप पड़ रही है। ये है पहाड़ का मौसम, कहीं धूप कहीं छाया, और कैसे एकदम पलट गया एकदम मौसम। ऊपर से हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी लगना चालू हो गई है। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ऊपर पहुँचें। चलिए। अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और तकरीबन हमने 13.5 किलोमीटर का सफ़र कर लिया है। मेरे पीछे देख रहे हो कि मुझे पहला बर्फ़ का पैच मिला है यहाँ पर, करीब 13 किलोमीटर बाद। यहाँ से भी आप समझिए केदारनाथ मंदिर 2.5 किलोमीटर है। मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है। और 1 किलोमीटर बेस कैंप है, जहाँ आपको नंदी बेस कैंप अगर GM के टेंट मिलेंगे। और घोड़ा पड़ाव यहाँ से आधा किलोमीटर है। उसके बाद 2 किलोमीटर आपको चल के जाना पड़ता है मंदिर के लिए। और आप चलते हैं मंदिर की ओर। हमें केदारनाथ मंदिर तक पहुंचते हुए रात के 10 बज चुके हैं। ये रात का नज़ारा है केदारनाथ मंदिर का, और मंदिर के कपाट बंद होने का भी टाइम आ चुका है। हम दर्शन करेंगे अगली सुबह। पिछले एपिसोड में हमने केदारनाथ की चढ़ाई करी थी, जो आपने देखा होगा कैसे उधर नीचे लाइन लग रही थी। इस वक्त मेरे से 1 किलोमीटर दूर मंदिर है। मैं इस वक्त यहाँ रात को हमने नाइट स्टे जो किया था नंदी बेस कैंप में किया था, जो कि मैंने ऑनलाइन बुक करा दी था 800 रुपये पर पर्सन। जो आप क्लिप देख रहे हो उसमें पुराने रेट लिखे पड़े हैं, बैनर पुराना है, पर इस वक्त 800 रुपये पर पर्सन है। उसमें डिनर भी दे रहे हैं, पर डिनर आपको 9:30 तक ही मिलता है। अब आना तो आपका लेट भी हो जाता है, क्योंकि नीचे से लेट आता है। आप देख रहे होंगे इसमें जो अकोमोडेशन है ना रहने की, एक टेंट में जो 10 जने रह सकते हैं, क्योंकि मैंने CA लिया था ग्राउंड बेडेड डोमिनेटरी। 5 एक तरफ बेड लगे पड़े, 5 एक तरफ, और आपको स्लीपिंग बैग दिया जाता है। इसके अलावा इस बार मैंने जो देखा है ना, यहाँ पे बहुत प्राइवेट टेंट लगे हुए हैं। मैं नीचे से आ रहा था, हर जगह प्राइवेट टेंट मिल रहे थे, और कुछ ज़्यादा भी नहीं, 500 रुपये पर पर्सन, जिसमें 4 जनों की किसी में टेंट में अकोमोडेशन है, किसी में 10 जने की, किसी में 20 जने की भी है। पर मैं देख रहा हूँ कि भीड़ कल बहुत ज़्यादा थी, पीक पर थी, पर टेंट की कोई कमी नहीं थी, बल्कि टेंट खाली थे। तो इस वक्त आप यहाँ आ रहे तो रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बिल्कुल बेस कैंप के आसपास भी इतने टेंट लगे हैं, वो भी मिल जाएंगे। बीच में भी आपको लेट हो रहे हैं तो आपको बहुत सी टेंटों की सुविधा मिल जाएगी। सुविधा रहने के हिसाब से देखूँ तो इस वक्त केदारनाथ में कोई कमी नहीं है रहने की, जैसी हमें सुनने में आ रही थी। अब मंदिर से पहले जहाँ गवर्नमेंट के बेस कैंप है, उसके आसपास भी इतने प्राइवेट कैंप लगे पड़े हैं। बाथरूम वगैरह व्यवस्था सब सही बनी है। आप आ रहे हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बुकिंग नहीं भी हुई ऑनलाइन तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कल पीक पे था पूरी भीड़ यहाँ की। ये मानिए कि आप कल शनिवार का दिन था तो पीक पे थी, फिर भी ऐसी कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई। खूब टेंट खाली मिल रहे थे, लोग बुला बुला के आ रहे थे। 500 रुपये पर पर्सन उनका चार्ज था, गद्दे रजाई वगैरह सब उसमें। अब यहाँ से हमको जाना है दर्शन के लिए, क्योंकि अभी हम तकरीबन समय हो रहा है 7:30 का, और धूप आप देख ही रहे होंगे पहाड़ पे, और पीछे देख रहे होंगे कितना पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है। पहले जो बर्फ़ थी वो सब पिघल चुकी है। आपको एक पैच पड़ता है 200 मीटर का, उस पर जरूर बर्फ़ है, वो भी पिघल जाएगी कुछ दिन में। बाकी आप रहने की कोई टेंशन नहीं, आ पाएंगे तो आराम से एकोमोडेशन आपको मिल जाएगी रहने की। अब यहाँ से चलते मंदिर की तरफ। अभी हम मंदिर प्रांगण से 200 मीटर पहले एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, जो कि मंदिर प्रांगण में ही है। अभी हमने सामने नहाया और सीधे आ गए यहाँ पे नाश्ता करने गरम गरम। यहाँ मैंने अपने लिए एक सब्जी और रोटी की प्लेट मंगाई, जिसमें 4 रोटियाँ और एक सब्जी 120 रुपये में, और समोसे का प्राइस 30 रुपये। सबसे बड़ी बात, मैंने यहाँ खा के देखा, क्वालिटी वाइज अच्छा था। और सामने ही मैंने नहाया था। और रेस्टोरेंट का नाम अभी देख ही रहे होंगे। यहाँ लोगों की भीड़ भी लगी पड़ी है, लाइनें लंबी है।
अभी अपन ये फिनिश करते हैं और फिर चलते हैं मंदिर की ओर दर्शन करने। हमने अभी मंदिर प्रांगण में भगवान शंकर के दर्शन किए। आप देख रहे होंगे श्रद्धालुगण कैसे भगवान शिव शंकर के जयकारे लगा रहे हैं। लाइन 2 से 2.5-3 किलोमीटर की है। यहाँ आते आते 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। यहाँ इस तरीके से लाइन चलती है। यहाँ पर आपको VIP दर्शन करने हैं तो पूजा के एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पे आप विशेष पूजा का कूपन ले सकते हैं। वो प्रति व्यक्ति 2100 रुपये का पड़ रहा है, जो कि आपको VIP दर्शन के रूप में एक तरह से दर्शन कराए जाते हैं। मेरे पीछे मंदिर देख रहे होंगे, मंदिर में इस वक्त नंदी देवता के बाहर दर्शन करेंगे। अंदर श्रद्धालु लाइन से जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और मंदिर प्रांगण में सच मानिए इस वक्त धूप का इतना असर है कि सर्दी महसूस नहीं। आपने देखा होगा मैं हाफ बाजू पहन के चल रहा हूँ क्योंकि धूप तेजी से निकली हुई है। मौसम बढ़िया बना हुआ है, श्रद्धालु आए हुए हैं, सब दर्शन में लगे पड़े हैं। उसके बाद कई पूजा पाठ करने वाले पुजारी लोग, कई साधु संत अपना एक टेंट लगा के रह रहे हैं, जहाँ अपना मतलब आप देखेंगे तपस्या या कुछ भी कैसी भक्ति के रूप में यही रहते हैं 2 से 3 महीने। कई से कई नागा साधु, कई अघोरी साधु यहाँ पे अपना ठिया बना लेते हैं। आपको मैं लेके चलता हूँ और जगह घुमाने के लिए। और भी आपको बताऊँ, एक जगह पीछे जल का अभिषेक होता है, वो जल निकलता है, लोग अपने घर पे कैन बनवा के ले जाते हैं, भरवा के ले जाते हैं। और साइड में एक जगह पर गौमुख से पानी भी निकल रहा है, वो भी उसकी भी मान्यता है। कई लोग वहाँ से भी पानी भर के अपने घर की ओर ले जा रहे थे। मंदाकिनी नदी का सुबह आपने देख ही लिया, हमने मंदाकिनी नदी पे कैसे नहाया था, जो पानी का एक पाइप अटैच हो रहा था नदी से। अभी चलते हैं मंदिर प्रांगण में और भी जगह घूमते आइए। अभी है ना हम आए हैं भीमशिला के पास। ये मंदिर के पीछे की एक जगह है। जब आपने पता होगा 2013 में त्रासदी आई थी तो मंदिर के साइडों से पीछे नदी बहती आई थी बड़ी तेजी से, मंदाकिनी। मंदिर की साइडों से पानी निकल गया, पर मंदिर के बैक में पानी ना लग के ये एक पत्थर टूट के आया था, बहुत बड़ी शिला। अब यहाँ से पानी टकरा के मंदिर के ऊपर से निकल गया था। तो ये समझिए कुदरती थी कि मंदिर को कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ से कोई नुकसान नहीं हुआ और आजू बाजू से पानी निकल गया, पर मंदिर को नुकसान न पड़ेगा, मंदिर के ऊपर से धार निकल गई। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति थी, इसलिए इसको लोग आप देख रहे हो पूज भी रहे हैं और इसका नाम भीमशिला रखा गया है। आप यहाँ आएंगे तो मंदिर के बैक में आइए, यहाँ आके आप दर्शन कर सकते हैं। अभी है ना हम ललित बाबा के यहाँ जा रहे हैं। आपने हो सकता है कई जगह उनके बारे में सुना भी हो, है ना। अभी इस साइड केदारनाथ मंदिर है और हम जा रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे पीछे आप देख रहे हो कैंप लगे हुए हैं। उन कैंप के पीछे ही बाबा का आश्रम है। ये वो रोड है जो पहले चला करता था त्रासदी से पहले का। अभी हम जा रहे हैं ललित बाबा के पास, हमें बताया किसी ने ललित बाबा का आश्रम वही है। अब चलते हैं, आइए। इस वक्त हम है ना बाबा ललित के आश्रम में पहुँच गए हैं, ललित बाबा के आश्रम। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये आश्रम का है। यहाँ भोजन वगैरह का चलता है कार्यक्रम, जहाँ पे आप फ्री में भोजन वगैरह कर सकते हैं। बात फ्री की नहीं है, बात ये है, ये नहीं देखा जाए कि आज फ्री में भोजन मिल रहा है। बात ये देखा जाए एक तपस्वी, एक साधक कैसे बाबा केदार के धाम में एक लोगों को प्रसाद के रूप में भोजन करा रहा है, ये देखा जाए। जहाँ एक तरफ इस वक्त इतनी महंगाई पहाड़ों पर होने की वजह से लोग सही तरह पेट भर खाना नहीं खा पाते, जो गरीब आदमी होते हैं, वहीं बाबा सबको भोजन कराते हैं बिना पैसे लिए। वो आपकी श्रद्धा, आप डालना चाहे दान पेटी या किसी तरह देना चाहे दे सकते हैं, पर अभी तक कोई मांग नहीं की जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे रहने की भी सुविधा है, जिसमें आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाता है। आप आइए, रहिए और जाइए। आप देखेंगे, आप अंदर बाबा से मिलेंगे और बाबा की बातों को सुनेंगे और उनको जानेंगे। चलिए अंदर मेरे साथ। जय श्री राम दोस्तों, इस वक्त हम केदारनाथ में है। मैंने आपसे कहा था मैं ज़रूर आपको तपस्वियों से मिलाऊंगा। ये भूमि ऐसी है, यहाँ पे आप पग पग पे आपको तपस्वी मिलेंगे। मैं एक बाबा के पास आया हुआ हूँ। बाबा से हम कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जो आप तक भी पहुँचे। बाबा जय बम भोलेनाथ। कुछ बाबा हमें ऐसा बताएं जो हर आदमी के जीवन में उसको ध्यान रखना चाहिए किसी भी यात्रा को करने से पहले, कि उसे किस नियम से यात्रा करनी चाहिए, क्या मन में रखना चाहिए यात्रा करने से पहले, या इस यात्रा में इसको एक पिकनिक स्पॉट की तरह मानना चाहिए या घूमने का प्रयास की एक यात्रा माननी चाहिए। ये आप ही से हमें पता पड़ेगा।
देखिए, हिमालय हमारी धरा का भौगोलिक रूप से सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थान है, जहाँ पर भगवान महादेव सदाशिव की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए कहा कि हिमालय तो केदारम केदारे तो हिमालय, अर्थात पूरा हिमालय ही केदार है और केदार ही पूरा हिमालय है। और दोनों ही अभिन्न हैं। ऐसे त्याग की भूमि पर, ऐसे निर्वाण की भूमि पर, मोक्ष के स्थान पर क्या व्यक्ति पर्यटन करेगा? क्योंकि जहाँ पर संसाधनों का अभाव हो तो वहाँ पर मन को चंचल बनाने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। ऐसे स्थान पर मन को एकाग्र करके उस परमात्मा के प्रति समर्पित होकर कुछ उसका लाभ लिया जा सकता है, जिससे हमारा अंतःकरण शांत हो, हमें हमारे लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान एकाग्र हो। तो पर्यटन की तो संभावनाएं लगभग यहाँ समाप्त होती हैं। और बाबा केदार के धाम में कई बार ऐसी भौगोलिक विषमताएं उत्पन्न हुई है जो हम लोगों की बाह्य क्रियाकलापों से, जिससे प्रकृति में विक्षोभ उत्पन्न हुआ है। ऐसे धाम पर अगर बार बार हम इस तरह का कोई भी कृत्य करते हैं तो वो हम अपने लिए एक समस्या को आमंत्रण देने जैसा कार्य करेंगे होगा, और इसका कुछ ज़्यादा परिणाम अच्छा नहीं है। पापा, मैं ये जानना चाहूँगा 2013 में जो त्रासदी आई थी उसका ज़रूर इस चीज़ का कोई असर था? आप तो इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। श्री रामचरितमानस की चौपाई इस प्रसंगों को अच्छी तरह से उल्लेखित करती है कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर कृपा निधि सज्जन पीरा। जैसे जैसे अधर्म की वृद्धि होती है तो परमात्मा का कोई न कोई स्वरूप धरती पर प्रकट होकर उसको संतुलित करता है। इसी प्रकार से परमात्मा का कोप और हम सबको प्रेरणा देने के लिए, यानी कि प्रलय का अर्थ ही है जो प्रकृष्ट करके लय हो जाना। भौगोलिक परिवर्तन प्रलय का पूर्ण परिचय नहीं है। अंदर से परिवर्तित होना, यानी कि प्रकृष्ट करके उस परमात्मा में लय हो जाना, प्रलय का पूर्ण शाब्दिक अर्थ है। तो वो परमात्मा कभी कभी अपनी विभूति से परिचय कराते हैं, क्योंकि जो धर्मराज है एक समय आने पर वही यमराज भी है। तो बस हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें धर्मराज के दर्शन करने हैं या यमराज के करने हैं। तो जो परमात्मा सृष्टा है वही उसका नियामक है, वही उसका पालन करता है, वही उसका संहार करता भी है। बस हमारा जीवन, हमारा कर्म, हमारे विचार किस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। बाबा, ये अभी भी मेरे को लगता है 2013 के बाद अभी भी लोग इस चीज़ से मतलब सीखे नहीं है कि आज भी उस चीज़ को फिर से दोहराया जा रहा है। अब हमें किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं में सीखने की आवश्यकता है। जी जी, बस यही है, अपने से जितना आचरण में सुधार हो सके वो प्रयास करना चाहिए। बाबा, मैं देख रहा हूँ, मैंने सुना भी है आप 365 दिन इस साल के इसी स्थान पर ही रहते हैं। तो हिमालय साधकों की भूमि रहा है, ऋषियों की भूमि रहा है, और हिमालय को ऋषि क्षेत्र कहें तो वह हिमालय का एक पर्यायवाची ही है। तो प्रकृति अपने आप इसको स्वीकार कर लेती है। इसलिए साधक अंत में कहता है कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुस्तु सखा तुम्हें विद्या द्रढ़ तुम्हें सर्वमं मम देव देव। वही, लेकिन हाँ उस स्तर पर हो। वो एक महात्मा जी कहते थे, इसी प्रसंगों को व्याख्यान में लेते थे कि आपने एक घर छोड़ा, हमने एक घर छोड़ा, तो 1000 घरों से हमारा नाता है। अब तो केवल एक घर तक सीमित है, घर का पालन पोषण कर रहे हैं हम। उन 1000 घरों में हमारा हस्तक्षेप है, 1000 घरों में हमारा आना जाना है, 1000 घर के लोगों से हमारा परिचय है, और उन 1000 घरों में हमारा मार्गदर्शन है, और आप तो केवल एक घर तक सीमित है। तो सन्यासी इस परम सत्ता से, इस प्रकृति से जुड़ जाता है, और यह नहीं कि ग्रह छूटा अपना घर छूटा, वह स्व के भाव से पर भाव पर स्थित हो जाता है। तो सन्यास यानी कि लघु नहीं है, वो बृहद है, विराट। जब उस परम सत्ता से कोई जुड़ जाता है तो वह भी परमात्मा से जुड़ा, परमात्मा तो नहीं लेकिन महात्मा हो गया। कब? जब उस परमात्मा से जुड़ गया। तो आपके घर में 10-20 लोग रहते हैं, फिर यहाँ पर आप देखेंगे हमेशा 100 लोग से ज़्यादा रहते हैं। जी जी, कई लोग रहते हैं। ऐसे ही हमारी भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों का
ही देन है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है ऋषि मुनि इसके आधार हैं। जिस प्रकार गंगा का उद्गम स्थल गोमुख है, इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति का उद्गम स्थल ये ऋषि मुनि संत महात्मा ही है। और जो चीज़ स्वयं के लिए लाभदायक होगी तो सभी के लिए लाभदायक होगी। इसी मंगल कामना के साथ सभी के साथ बहुत जय श्री राम। अभी है ना हम ललित बाबा के आश्रम से होकर निकल ही रहे थे। मुझे एक GMBN का एक और टेंट हाउस दिखा जो हिमलोक टेंट हाउस, जो कि मुझे जहाँ मैं रुका था ना नंदी कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा बेटर लगा। यहाँ तक कि कहूँ मैं जितने भी यहाँ कॉम्प्लेक्स है ना उससे ज़्यादा शांतिपूर्ण और ज़्यादा बढ़िया लगा। तो मैं रुका, मैंने सर से बात करी रिसेप्शन पे, तो उन्होंने मुझे रूम भी दिखाया। आप देख रहे होंगे कि 8-8 बेड दोनों तरफ है, फिर भी ये अकोमोडेशन 12 से 13 लोगों की कर रहे हैं एक टेंट पे। सबसे प्लस पॉइंट मैंने सुबह जो गौर किया, जो उधर वॉशरूम थे वहाँ आसपास के जो प्राइवेट टेंट्स वाले भी यूज कर रहे हैं 4 से 5 वॉशरूमों को, और यहाँ पे इनके वॉशरूम सेपरेट हैं। और तो और जो बिल्ड क्वालिटी वॉशरूम की और भी तैयार हो रहे हैं, वो पक्की वॉशरूम जिसको हम कह सकते हैं साधारण भाषा में, वो भी तैयार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ आते हैं, कल पीक सीजन था, कल का दिन जो मैं आपको बता रहा था नीचे कितनी लाइन लग रही है, फिर भी यहाँ अवेलेबिलिटी थी, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन बुकिंग भी ज़्यादा होती है, ऑनलाइन कम रहती है। तो कभी आप यहाँ हैं तो ललित बाबा के आश्रम के पास ही हिमलोक टेंट कॉलोनी है। और तो और आपको एक और चीज़ बताऊँ, एक तरफ केदारनाथ वैली है, दूसरी तरफ आप पुल पार करके आएंगे नदी को, मंदाकिनी नदी को पार करके, तो आपको हिमलोक टेंट कॉलोनी, और वहाँ पता भी कर सकते हैं। तो सर अपने रूम कितने का है टैरिफ यहाँ पर? यहाँ पे सर 700 पर पर्सन के हिसाब से, पर बेड के हिसाब से। जी। और उसमें डिनर भी इंक्लूड है हमारा। डिनर भी आपका डिनर इंक्लूड है। हमें जो उधर पड़ा था 800 रुपये और उसमें डिनर इंक्लूड था। सबसे बड़ी बात यहाँ 700 है। और यहाँ से जो शांति का आनंद ले रहे हैं ना, हेलीपैड का नज़ारा, सामने केदारनाथ मंदिर का वैली का नज़ारा, वो तो भी दूर पड़ रहा है 600 से 700 मीटर। ये बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पे कोई आपको चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा, आप आते हैं और आपकी बुकिंग नहीं है, बड़ी आराम से आपको यहाँ मिल जाएंगे। और 3-4 बजे तक आके सीधे आप यहीं कॉन्टैक्ट कीजिए। और कभी रात भी हो जाए तो एक बार जरूर ट्राई करेगा, उम्मीद है आपको रूम मिल जाएगा। अब नीचे की तरफ चलते हैं अपने होटल के रूम की तरफ, और गौरीकुंड में आपको फिर ज्वाइन करेंगे। वेलकम सर, वेलकम, आइएगा दोबारा से। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। हमने केदारनाथ से गौरीकुंड के नीचे उतरने के लिए यात्रा शाम के 4 बजे शुरुआत करी और रात के 9 बजे तक हम नीचे उतर आए। आपको मैं एक बात बता दूं, जब आप गौरीकुंड आएंगे और वहाँ से आपको सोनप्रयाग के लिए शटल चलती है, रात के टाइम बड़ी मुश्किल से मिलती है। वैसे तो 24 घंटे शटल चलती है, पर भीड़ इतनी हो जाती है उतरने वालों की, आपको सोनप्रयाग के लिए बड़ा मुश्किल से साधन मिलता है। और आपका होटल सोनप्रयाग में है तो ओके है, वहाँ से भी आपका 3 से 4 किलोमीटर आगे है। जैसे हमारा रामपुर में होटल था, तो हमको रात को सोनप्रयाग से रामपुर 5 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ा, क्योंकि रात को साधन नहीं मिल पा रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको यात्रा अच्छी लगी होगी। अगले एपिसोड में हम केदारनाथ से बद्रीनाथ तक की यात्रा करेंगे और रास्ते में पड़ने वाले चोपटा शहर और उधर बसे तुंगनाथ महादेव मंदिर के भी, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। तब तक के लिए जय श्री राम।